दोस्तों, मेरे YouTube चैनल देवी स्टडी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निधि और आज मैं मेरी वीडियो में राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में बताऊंगी। कल भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें भारत का राष्ट्रीय गान, राष्ट्रगीत, शक संवत, राष्ट्रीय चिन्ह आदि के बारे में मैं बताया था। तो आगे मैं इसके आगे कुछ और बताऊंगी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। तो चलिए मैं अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ। आज का पहला टॉपिक है हमारा राष्ट्रभाषा। भारत की कोई भी घोषित राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत ने किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में घोषित नहीं किया है। भारत सरकार ने 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में जगह दी है। जैसे भारत सरकार है, इसने 22 भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में जगह दी है, पर किसी भी एक भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में घोषित नहीं किया है। राज्य सरकार ने अपनी आधारिक भाषा चुनने के लिए स्वतंत्र है। जैसे राज्य सरकार है हमारा छत्तीसगढ़ अपनी कोई भी अपनी राज्य भाषा स्वयं चुन सकता है, इसके लिए वह स्वतंत्र है। केंद्र सरकार, भारत सरकार ने अपने कार्यों के लिए हिंदी व अंग्रेजी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में जगह दी है। जैसे कि केंद्र सरकार है हमारा भारत सरकार के अंतर्गत कुछ भी काम होता है, जैसे वो पढ़ाई से संबंधित हो, चाहे कुछ भी खेल कूद से संबंधित हो, चाहे वह किसी भी प्रकार किसी से भी मतलब कुछ भी तरीके से हो, हम उसमें हिंदी व अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। इसके आगे फ्रेंड्स है, चलिए देखते हैं राष्ट्र पक्षी। आप सब तो जानते होंगे हमारे भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर, जिसको पाओ क्रिस्टार्टुस कहते हैं। नर मोर मादा मोर से अधिक सुंदर होते हैं। जैसे मोर होते हैं उसमें नर मोर मादा मोर से ज़्यादा सुंदर होते हैं। मादा मोर में पंखों का गुच्छा नहीं पाया जाता है और नर मोर में पंखों का एक मतलब पूरा गुच्छानुमा पाया जाता है। नर मोर में कम से कम 200 लंबे पंख होते हैं। नर मोर ज़्यादा नाचते हैं, जैसे बोलते हैं ना सावन में मोर नाचते हैं, ऐसे करके। तो मादा मोर से ज़्यादा नर मोर नाचते हैं और नर मोर ज़्यादा सुंदर होते हैं। अगला पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय पुष्प। राष्ट्रीय पुष्प है हमारा कमल, जिसका वैज्ञानिक नाम है नुसीफेरा गेटन। इसका प्राचीन भारत की कला एवं गाथाओं संस्कृति में विशेष स्थान प्राप्त है। कमल को प्राचीन भारत में चाहे रामायण हो, महाभारत हो, चाहे कुछ भी पुराण हो, चाहे ईश्वरीय महिमा हो, किसी भी प्रकार की गाथाओं संस्कृति में कमल को एक विशेष स्थान प्राप्त है। भारत संस्कृति में कमल को एक प्रतीक के रूप में भी मानते हैं। भारतीय संस्कृति में कमल, जैसे कमल है ना, इसको एक पवित्र पुष्प के रूप में जाना जाता है। कमल को एक उदाहरण के रूप में भी जानते हैं। जैसे बोलते हैं ना, कीचड़ में ही कमल खिलता है। इसका अर्थ होता है जैसे कि अपने अनुकूल परिस्थिति में भी अन्य से दूसरों से बेटर करना। ये कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य हैं फ्रेंड्स, इसको आप लोग याद रखेंगे। जैसे हमारे भारत को हरियाली का प्रतीक कहते हैं। आप सब जानते होंगे कि हमारे भारत में कितने ज़्यादा पेड़ पौधे हैं। हमारे भारत को हरियाली में विश्व में 10वां स्थान प्राप्त है। भारत को विश्व में 10वां स्थान प्राप्त है और एशिया में 4था स्थान प्राप्त है। भारत में सर्वेक्षण के द्वारा जब भारत में सर्वेक्षण किया गया तो भारत में 47,000 वनस्पति प्रजाति मौजूद है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम चौथा पॉइंट हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय पेड़ के बारे में। हमारा भारत का राष्ट्रीय पेड़ है बरगद, जिसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस गैलासिस बेगा। सॉरी फ्रेंड्स, मैं भी थोड़ा भूल जा रही हूँ। इसका वैज्ञानिक नाम है बेगालेसिस। बरगद का पेड़ जड़ व शाखा नए पेड़ के समान लगती है। जैसे जो भी बरगद का पेड़ पुराना होता है उसकी जड़ व शाखाएं पुराना होती जाती है, तो उसमें से एक नए शाखा व जड़ का मतलब उससे नए शाखा व जड़ निकलते हैं। जिससे जो बरगद का पेड़ पुराना होते जाता है ना, तो मतलब बहुत आसानी से खत्म नहीं होता, उसमें नए शाखाएं कुछ तने ऐसे निकलते रहते हैं। इसीलिए इसका जीवन काल बहुत लंबा होता है बरगद के पेड़ का। इसका जड़ से अधिक मात्रा में तने व शाखा निकलते हैं, मतलब दूसरे पेड़ से अधिक मात्रा में तने व शाखा निकलते हैं इससे। यह इतिहास लोक कथा का अविभाज्य अंग है। ये जो बरगद का पेड़ है यह लोक इतिहास कथा का अविभाज्य अंग है। आप लोग भी पुरानी मतलब पुराण गाथाओं में आप लोगों ने सुना होगा बरगद के पेड़ के बारे में। इसकी पूजा भी करते हैं और इसको
महिमा के रूप में भी जानते हैं, आप सब देखे होंगे। जैसे पुराने ज़माने में बरगद का पेड़ गाँव का केंद्र कहलाता था। गाँव में इसी पेड़ की छाया में बैठक होती थी। आप लोग इसको जानते होंगे। अब भी कहीं जहाँ-जहाँ गाँव हैं, वहाँ बरगद के पेड़ के नीचे ही बैठक होती है, जहाँ गाँव के कुछ बारे में निर्णय, चाहे गाँव की कुछ समस्या का पंच सरपंच जो भी होते हैं, वो यहीं पे उसका निदान करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। जैसे 5वां पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय नदी। इसके बारे में हम लोग देखते हैं कुछ। गंगा हमारे भारत का राष्ट्रीय नदी है। गंगा सबसे लंबी नदी है। यह पर्वत, घाटी, मैदान आदि में चलकर कुल 2510 किलोमीटर की दूरी तय करती है। गंगा नदी के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट बातें देखते हैं। चलिए देखते हैं। इसका जन्म गंगा नदी का जन्म हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर में भागीरथी नदी के नाम से बर्फ के पहाड़ों के बीच जन्म लेती है। यह गंगा नदी, ये आप लोगों को सभी जगह ये क्वेश्चन में मिलता है, इसको आप लोग सब याद रखेंगे। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गंगा नदी का जन्म कहाँ हुआ है। तो गंगा नदी का जन्म हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर में भागीरथी नदी के नाम से बर्फ के पहाड़ों के बीच इसका जन्म हुआ है। गंगा नदी आगे चलकर अलकनंदा, यमुना, सोन, गोमती, कोसी, घाघरा आदि से जुड़ती है। गंगा नदी का बेसिन विश्व के सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र में कहलाता है। जो गंगा नदी का जो बेसिन होता है ना, ये विश्व के सबसे अधिक उपजाऊ भूमि, मतलब इसके जो साथ जो बहाए हुए लाती है कुछ खाद वगैरह, ये सब ये एक जगह इकट्ठी होती, तो यह यहाँ जो इकट्ठा हुआ होता है ना ढाप टाइप से, ये सबसे बहुत ज़्यादा ये उपजाऊ होता है। यह विश्व के सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र में यह कहलाता है। सबसे अधिक घनी आबादी वाला निवास है ये। गंगा नदी के आसपास सबसे अधिक आबादी होती है। गंगा नदी में 2 बांध बने हैं। पहला बांध हरिद्वार में बना है, दूसरा बांध फरक्का में बना है। इस नदी में पाए जाने वाला डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव है। आप सब तो जानते होंगे कि हमारा जलीय जीव है डॉल्फिन। डॉल्फिन इसी नदी में रहता है। गंगा नदी का डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव है। सबसे पवित्र नदी, गंगा नदी को सबसे पवित्र नदी कहते हैं। जैसे वाराणसी है, हरिद्वार है आदि जो धार्मिक क्षेत्र हैं, धार्मिक जो नगर है, वो गंगा नदी के ही किनारे बसा है। आप सब जानते होंगे कि गंगा नदी में सुबह अत्यधिक मात्रा में मतलब लोग यहाँ पर जाते हैं, इसकी श्रद्धा भक्ति करते हैं। गंगा नदी को सबसे पवित्र नदी के रूप में जानते हैं। गंगा नदी की खाड़ी में मिलकर इसकी यात्रा पूरी होती है। गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में मिलकर इसकी यात्रा पूरी होती है। राष्ट्रीय जलीय जीव पहला है इसका राष्ट्रीय जलीय जीव, हमने बताया था, मैं अभी अभी बताई हूँ आप लोगों को कि गंगा नदी का डॉल्फिन यह राष्ट्रीय जलीय जीव है। यह डॉल्फिन मीठे पानी में रहता है। मीठे पानी स्वच्छ जल में डॉल्फिन रहता है। गंगा नदी का पानी मतलब सबसे स्वच्छ सबसे पवित्र है, आप लोग भी जानते हो। यह डॉल्फिन गंगा नदी में ही पाया जाता है। यह जीव स्तनधारी होता है। यह डॉल्फिन को भी पवित्र जीव कहते हैं। गंगा नदी की शुद्धता को प्रकट करता है यह डॉल्फिन। यह अत्यधिक मात्रा में गंगा नदी में ही पाया जाता है। गंगा नदी के मीठे जल में ही यह रहता है। तीसरा पॉइंट है हमारा डॉल्फिन प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका। इसका ये वैज्ञानिक नाम है प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका। इसका अगला टॉपिक है, इस प्रजाति को भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश की गंगा, मेघना और ब्रह्मपुत्र नदियों में देखा जा सकता है। यह डॉल्फिन भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ब्रह्मपुत्र की नदियों में भी यह रहता है। इसका अगला टॉपिक है, डॉल्फिन भारत की एक महत्वपूर्ण संकटापन्न प्रजाति है, इसलिए इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में शामिल किया गया था। जैसे पहले के अनुसार डॉल्फिन की प्रजाति धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। जैसे इसका प्रजाति मतलब अवैध शिकार, चाहे पानी का उतार चढ़ाव, इससे ये जो डॉल्फिन है इसकी संख्या धीरे धीरे घटती जा रही है। इसका संरक्षण करने के लिए संरक्षण अधिनियम 1972 में इसे शामिल किया गया था। चलिए अगला देखते हैं हम, राष्ट्रीय रुपया। आप सब तो जानते हो भारत का राष्ट्रीय रुपया है रुपया। भारत का राष्ट्रीय रुपया
भारतीय गणतंत्र की आधिकारिक मुद्रा है। इसका भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रण होता है। भारतीय रुपया का नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा होता है। रुपया प्रतीक देवनागरी व्यंजन आर से और रोमन व्यंजन ए वाला आर से लिया गया है, जिसे 2010 में अपनाया गया था। जैसे ये आर है, इसको जैसे स्वतंत्रता इस हिसाब से ऐसे लिखते हैं। यह तिरंगा का प्रतीक भी माना जाता है। इसका डिजाइनर उदय कुमार के अनुसार डिजाइन भारतीय तिरंगे पर आधारित है। ये ऐसे दो बराबर के रूप में ऐसे करके इसको लिखते हैं, जिसे 2010 में भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था। भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय पशु आप सब जानते होंगे, राष्ट्रीय बाघ। इसकी अत्यधिक ताकत के वजह से इसे राष्ट्रीय पशु के रूप में गौरवान्वित किया गया है। आप सब तो जानते हो कि बाघ एक तेज दिमाग, तेज दौड़ने वाला पशु है। यह अपने शिकार को बड़ी चतुराई से पकड़ता है। बाघ अधिकतर पूर्वी क्षेत्रों को छोड़कर देश भर में पाया जाता है। जो बाघ होते हैं ये पूर्वी क्षेत्र होते हैं, इसको छोड़कर देश भर में पाया जाता है। भारत में बाघों की घटती जनसंख्या की जांच करने के लिए अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर बाघ परियोजना शुरू किया गया था। 1973 में बाघ की घटती जनसंख्या को देखते हुए बाघ परियोजना शुरू किया गया था। अब तक इस परियोजना के तहत 27 बाघ आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए जा चुके हैं। अब तक इस परियोजना के तहत 27 बाघ आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए जा चुके हैं, जिसमें बाघों को इसके सही वातानुकूलन मतलब इनकी देख रेख किया जाता है। अगला टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय फल। भारत का राष्ट्रीय फल है आम, मैंगिफेरा इंडिका। यह फल विटामिन ए, सी, डी का समृद्ध स्रोत है। आम में विटामिन ए, सी, डी पाया जाता है। भारत में आम के 100 से अधिक किस्म पाए जाते हैं। भारत में लगभग आम के 100 से अधिक किस्म पाए जाते हैं। कुछ छोटे, कुछ बड़े होते हैं, कुछ मीठे, कुछ खट्टे होते हैं। आम को जैसे कच्चा होता है तो उसका अचार डालते हैं, नॉर्मली खाते हैं, और पकने के बाद आम बहुत ज़्यादा रसीला हो जाता है। कवि कालिदास ने इसकी प्रशंसा में गीत भी लिखे हैं। आप सब जानते होंगे कवि कालिदास ने इसकी प्रशंसा में गीत लिखे थे। इसका अगला टॉपिक है मुगल बादशाह अकबर ने बिहार में दरभंगा में 1 लाख से भी अधिक आम के पौधों को रोपे थे, जिसे आज लाखी बाग कहते हैं। इसको तो आप लोग सुने ही होंगे कि ये बिहार में है लाखी बाग। यहाँ बहुत सारे आम के पेड़ हैं। इसको तो कई सारे फिल्म वगैरह में भी दिखाए जाते हैं लाखी बाग कहकर। ये भी इम्पोर्टेंट है। 10वां टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय खेल। राष्ट्रीय खेल, ये हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है। इसका पहला टॉपिक है भारत में 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक पाए थे। ये हॉकी खेल में भारत 8 स्वर्ण पदक से विजयी हुए हैं। भारत हॉकी का स्वर्णिम युग 1928 से 1956 तक चला। इसको भारत का स्वर्णिम हॉकी युग कहते हैं। इसमें लगभग 6 लगातार स्वर्ण पदक प्राप्त हुए। इसमें लगभग लगातार 6 बार हमारा भारत हॉकी में विजयी हुआ था। इसका अगला पॉइंट है भारतीय हॉकी दल ने 1975 में विश्व कप जीते थे। इसके अलावा 2 अन्य पदक रजत व कांस्य भी जीते। भारतीय हॉकी दल ने 1975 में विश्व कप जीता। इसके अलावा रजत व कांस्य कप भी जीता था। प्रख्यात खिलाड़ी ध्यानचंद, जिसने 192 में 100 गोल अकेले किया था। आप सब तो इसको जानते होंगे कि आज भी ये हॉकी के बेस्ट खिलाड़ी थे, मतलब है नहीं, इस पर आज भी लोग इसको याद करते हैं। इन्होंने 192 गोल में अकेले ही 100 गोल बनाए थे। अगला है हमारा मुद्रा चिन्ह। अभी बताया मुद्रा चिन्ह और राष्ट्रीय रुपया एक
हमारे भारत का रुपया प्रतीक चिन्ह है। यह देवनागरी लिपि में मैं बताई थी आर और रोमन लिपि में ए वाला आर को मिलाकर बना है, जैसे ये। यह हमारे राष्ट्र ध्वज तथा बराबर, ये बराबर है, को प्रतिबिंबित करती है, जैसे राष्ट्र ध्वज है और ऐसे करके रोमन में आर है। यही हमारा रुपया का चिन्ह है। भारत सरकार ने 15 जुलाई 2010 को इसे चिन्ह के रूप में अपनाया था। भारत सरकार ने 15 जुलाई 2010 को इसे स्वीकार किया था। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। अगर मुझसे कुछ गलती हुई है, अगर मुझे कुछ बोलने में आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा होगा तो उसे कमेंट में मुझे बताइएगा, ताकि मैं इसे अगले वीडियो में इसे सुधार सकूं। धन्यवाद।